पिछले 1 साल से इस डाइट को प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और सर, आप कितने सालों मेरा से रघु प्रैक्टिस कर 3 रहे हैं? इयर्स होने को है। कुछ भी नहीं लेता हूँ मैं मीट एंड एग्स के अलावा। मतलब नहीं है कि बाकी 20% में आप चावल रोटी को इनकॉर्पोरेट कर लोगे। आपके पास जो सही बात। आपका कंटेंट है उसे डिलीवर करो, और अगर उसमें दम होगा तो वो पब्लिक लेवल पे वो चेंज आएगा उसमें। यहाँ पे क्या है कि कुकुर मुत्ते की तरह यहाँ पे डॉक्टर साहब डिग्री लेकर के मार्केट में बोर्ड टांग देते हैं कि मैं ये गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, मैंने यहाँ पे एम्स में एसआरशिप किया, तो ये किया वो किया, पेशेंट ठीक ही नहीं हो रहा है। तो अब तो सही बात। फास्टिंग इंसुलिन भी कुछ लोग कहते हैं कि 4 के अंदर होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं 6 के अंदर होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं 10 के अंदर होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो क्वालिफाइड, वो एक थ्योरेटिकल चीज़ है क्योंकि उसके पास डिग्री है और उसके पास वो आ गया, जो भी है अवॉर्डी है, जो भी है, तो क्योंकि वो चीज़ उसे मिल गया है तो हम एक मान लेते हैं कि वो बहुत बड़ा स्कॉलर होगा। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली देख नहीं रहे हैं, हो नहीं रहा वैसा। प्रॉब्लम क्या है कि जिस एकेडमिक्स को पढ़ करके हमने डिग्री ली, वो पूरा एकेडमिक्स ही बास्टर्डाइज है एक्चुअली। हेलो एवरीवन, और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नए टॉपिक पर। हमारे गेस्ट डॉक्टर किशले के साथ। आप सभी इनको जानते हैं। इस चैनल पर इन्होंने काफ़ी डिफरेंट टॉपिक्स पर, जैसे कि वीगन डाइट हुआ या फिर कीटो डाइट हुआ, उस पर साइंटिफिक ओपिनियन रखा है फैक्ट्स के साथ। तो आज फिर से हम इनका स्वागत करते हैं एक नए टॉपिक जिसका नाम है कार्निवोर डाइट। तो स्वागत है सर आपका। थैंक यू रघु। काफ़ी दिनों बाद हम लोग एक पॉडकास्ट कर रहे हैं। आज आज का जी पॉडकास्ट काफ़ी बिल्कुल, इंटरेस्टिंग होगा होपफुली। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो सर हमारा टॉपिक है कार्निवोर डाइट, तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं पिछले 1 साल से इस डाइट को प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और सर, आप कितने सालों मेरा से रघु प्रैक्टिस कर रहे 3 हैं इयर्स होने को है। ऑलमोस्ट हो ही गया है 3 इयर्स। तो सर? ओके। 3 इयर्स कंप्लीट मैं कह सकता हूँ, मतलब कि 3 इयर्स हम्म। मुझे हो गए करते हुए। ओके। तो कभी ऐसा मन हुआ कि चीट करना है या कुछ ऐसा? नहीं, कि नहीं बिल्कुल स्ट्रिक्ट मतलब कार्निवोर? मतलब चीट करने का मन तो नहीं होता है, लेकिन अगर घर में कोई ओकेजन आ गया तो फिर थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे चाहिए, मतलब उस तरह से कभी अब घर पे बोलता नहीं हूँ कि मुझे ये खाने का मन कर रहा है, वो खाने का मन कर रहा है। वैसा तो नहीं होता है कभी। हाँ, लेकिन डेफिनेटली स्ट्रिक्टली, मतलब हम्म। जो कार्निवोर जो कहते हैं वो तो ओके। मैं नहीं करता हूँ उस तरह से 100%। वो मैं कभी क्लेम भी नहीं किया हूँ कि 100% कार्निवोर में करता हूँ। मेरा मानना यही है कि मैं 90 to 95%, मतलब मोस्ट डेज में मैं करता हूँ उस तरह से कि मेरा 95%, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा 95% रहता ही है। और कई बार 100% भी रहता है, मतलब कुछ भी नहीं लेता हूँ मैं मीट एंड एग्स के अलावा। तो और बाकी जैसे कोई फेस्टिव ओकेजन आ गया, कोई किसी ने कुछ इनवाइट कर दिया किसी पार्टीज़ में, तो उस तरह से कभी कुछ हो जाता है, लिटिल बिट ऑफ वही कोई कार्बोहाइड्रेट का कोई भी आइटम या वेजिटेबल्स कुछ भी। तो बस वही है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब प्लान नहीं करता हूँ कि मुझे ये खाना है, आज के ओके। दिन ये करना है, वो करना है, ओके। कुछ मीठा हो जाए, कुछ तीखा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। तो ये एक जनरल ओवरव्यू मिल गया कि कौन कितने दिनों से कार्निवोर है। ऑफ कोर्स आप सीनियर हैं मेरे, तो इस डाइट में भी प्रैक्टिस आप काफ़ी समय से कर रहे हैं, तो इसमें भी आप सीनियर ही हुए मेरे। तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। और एक पहला सवाल जो काफ़ी बेसिक होगा वो ये है, मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। कैन यू प्लीज़ प्रोवाइड अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द कार्निवोर डाइट एंड इट्स प्राइमरी प्रिंसिपल्स फॉर आवर लिसनर्स हु मे नॉट बी familiar with it? कार्निवोर डाइट का प्रिंसिपल यार बहुत सिंपल है, क्योंकि डाइट में कार्निवोर जो टर्म है उससे ही कई लोग समझ जाएंगे कि कार्निवोर का मतलब इन जनरल सभी लोग समझते हैं कि जो भी मीट ईटर्स है तो मोस्टली फ्लैश होगा उसमें, और अगर कोई एग्स खा रहा है कोई अगर एनिमल, तो एग्स भी इंक्लूड होगा। तो मोस्टली एनिमल बेस्ड ही, मोस्टली नहीं मतलब सारा कुछ एनिमल बेस्ड होना चाहिए। कार्निवोर डाइट का मतलब ये होता है। बट ह्यूमंस के टर्म्स में अगर हम देखते हैं तो हम लायंस और टाइगर की तरह हम कंपेयर नहीं करते अपने कार्निवोर डाइट को, क्योंकि हमारी डाइट में चीज़ होता है, लिटिल बिट ऑफ डेयरी भी होता है। कुछ लोग तो अच्छा खासा अमाउंट में डेयरी को भी कंज्यूम करते हैं कार्निवोर डाइट पे। तो हमारा कार्निवोर डाइट और किसी लायन का कार्निवोर डाइट में फ़र्क है। तो ह्यूमन के रेस्पेक्ट में अगर मैं बता रहा हूँ तो इसमें डेयरी आइटम भी होगा, और उसमें उसकी वजह से लिटिल बिट ऑफ हम्म। कार्बोहाइड्रेट भी जाएगा हमारे कार्निवोर डाइट में, अगर डेयरी आइटम कोई कंज्यूम कर रहा है तो।
डेयरी आइटम ऐसा नहीं है कि कार्निवोर डाइट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है या फिर नहीं होना चाहिए, बट वो ऑप्शनल है, एक वो रिक्वायरमेंट नहीं है हमारा। तो अगर हम एनिमल बेस्ड फूड की तरफ देखते हैं तो हमारे पास चिकन हो गया, रेड मीट हो गया, फिश हो गया, सी फूड्स, अदर प्रॉन्स, ये सब सारे कुछ आते हैं ऑप्शंस उसमें। और फिर एग्स तो है ही। और डेयरी में अगर हम देखें तो कुछ लोग कर्ड लेते हैं मोस्टली, कुछ चीज़, बटर हो गया, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं आराम से। तो इसमें खाने की लिबर्टी है, जितना एनिमल फूड आप खा सकते हो सारा कुछ पॉसिबल है। और प्लांट बेस्ड नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई प्लांट बेस्ड आइटम ले रहा है, जैसे लिटिल बिट ऑफ सैलड्स या वेजिटेबल्स कभी कभी अगर खा लेता है कोई, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको हम कह दें कि वो कार्निवोर डाइट नहीं कर रहा है। क्योंकि कार्निवोर डाइट इन जनरल हम ये मानते हैं कि अगर कोई 80% या फिर उससे ऊपर अगर एनिमल बेस्ड फूड्स अपनी डाइट में लेता है, तो उसे हम कार्निवोर डाइट बोलते हैं। मतलब कि हम कहते हैं कि वो कार्निवोर डाइट ऑलमोस्ट कर ही रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कार्निवोर डाइट कहलाने के लिए, कि कोई कार्निवोर डाइट कर रहा है, उसे कहलाने के लिए उसे 100% ही रहना पड़ेगा हमेशा। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कार्निवोर डाइट हम कर रहे हैं तो हम नहीं खा सकते, बिल्कुल भी ऐसा है नहीं। क्योंकि कार्निवोर डाइट इन जनरल ह्यूमन के टर्म्स में हम यही मानते हैं कि 80% से अगर आप ज़्यादा अगर ले रहे हो एनिमल बेस्ड फूड्स, तो ऐसे भी वो कार्निवोर डाइट है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी 20% में आप चावल रोटी को इनकॉर्पोरेट कर लोगे। बाकी 20% में कहने का ये मतलब है कि ऑप्शन और भी बहुत सारे आइटम्स हैं, जैसे ओके। नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं, लिटिल बिट ऑफ अगर कोई आप फ्रूट्स अगर ओकेजनली आप कंज्यूम करना चाहते हो तो वो कर लो। बट आइडियली वो नहीं हो तो बेहतर है। बट अगर आप ले भी रहे हो उसको तो इतने कम अमाउंट में होना चाहिए कि वो प्रॉब्लम आपको ना करे। क्योंकि 80% से ज़्यादा अगर आपकी एनर्जी जो अगर आप फूड से डिराइव कर रहे हो एनिमल बेस्ड फूड से, मोर देन 80%, तो रिमेनिंग 10 to 20% जो होगा वो मतलब बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि प्रॉब्लमेटिक नहीं होना चाहिए किसी के लिए भी, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन के लिए। कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम कर सकता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। इसलिए उन लोगों को इंडिविजुअलाइज करने की ज़रूरत है कि मुझे किस आइटम को फर्दर हटाना है, क्योंकि मैं तो फ्रूट्स खा रहा हूँ और मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो बहुत लोगों को फ्रूट्स प्रॉब्लम करता है अगर लिटिल बिट ऑफ अमाउंट में भी वो लेते हैं तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कार्निवोर डाइट को करना होता है। और कार्निवोर डाइट का प्रिंसिपल फंडा सिंपल होता है कि अगर आप कार्निवोर डाइट को ले रहे हो तो आप अपने सटाइटी तक उस मील को लो। जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ लोग 3 to 4 पीसेज लेंगे नॉनवेज के और उसके बाद वो छोड़ देंगे उस मील में। तो उसकी वजह से क्या होगा कि पूरी सटाइटी आपको आई नहीं, पूरा फुलनेस आपको मिला नहीं उस मील से, तो आपको फिर से भूख लगेगी। और इस वजह से आपका दिन में 3 से 4 बार हो सकता है मील हो पूरे दिन में, और आपको स्नैक्स लेने का भी मन करे। तो फंडा बहुत सिंपल है कार्निवोर डाइट का, कि आप तब तक खाओ जब तक आपका पूरा पेट ना भरे, मन ना भरे। और जब आपको ऐसा लगे कि मेरा हो चुका है, अब मैं नहीं खा सकता हूँ फर्दर, तो आप वहीं पे रुक जाओ। और वही आपका फर्स्ट मील है। लास्ट मील है या नहीं ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि अगर आपको नेक्स्ट मील तक के लिए अगर आपको हंगर नहीं आता, हंगर क्यूज आपको नहीं मिलते हैं, सिग्नल नहीं मिलता आपको, तो आप ना खाएं तो बेहतर है। अगर खाएंगे तो वो प्रॉब्लम करने लगेगा फिर आपको। तो बहुत सिंपल है कि आप अपने सेडेटी तक खाएंगे, सेडेटी आते ही आप खाना बंद कर देंगे। नेक्स्ट हंगर क्यूज जब आपको मिलेगा तो फिर आप नेक्स्ट मील लेंगे। यही प्रिंसिपल है, और कुछ ऐसा कुछ प्रिंसिपल इसका है नहीं। ओके। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है रॉकेट इसमें। साइंस नहीं है। बिल्कुल नहीं, मतलब ईट अप यस। टू सैटिस्फाई। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई एनिमल एनिमल किंगडम में कोई कैलोरी काउंट करना, ये सारी चीज़ें कि नहीं मुझे इतनी कैलोरी मेरी बची हैं, उस हिसाब से नहीं खाता है। जिसको जितनी भूख लगी होती है, अगर वो अपनी नेचुरल डाइट पर है तो वो उतना ही खाता है जितनी उसकी सैटिस्फाई बिल्कुल। अलाउ करती है, आई थिंक। उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो रिक्वायरमेंट होगा वो बॉडी आपको सिग्नल देगी, आपको उसके अकॉर्डिंग ही खाना है। एनर्जी का इनटेक कितना होना चाहिए फूड के फॉर्म में, ये हमारी बॉडी बताएगी, हमारा कैलकुलेटर नहीं बताएगा। तो सर दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या ज़रूरत ऐसी पड़ी कि आपको कार्निवोर डाइट एक्सप्लोर करने की, और कार्निवोर डाइट जब से आपने अडेप्ट करी है अपनी लाइफस्टाइल में, तो क्या एक्सपीरियंस आपने एक्सपीरियंस किए वो प्लीज़ शेयर रीज़न तो करिए। कार्निवोर डाइट अडॉप्ट करने का ऐसा कुछ सीरियस था नहीं मेरे साथ रघु, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग जो कार्निवोर डाइट स्टार्ट करते हैं वो किसी क्रॉनिक डिजीज को ध्यान में रखते हुए करते हैं, क्योंकि उनकी सफरिंग बहुत लंबे समय से चल रही होती है और सारा कुछ फेल हो चुका है लगभग।
उन पे मेडिकल थेरेपी, मल्टीपल ड्रग्स थेरेपी फेल हो चुके हैं, मल्टीपल डॉक्टर्स जो है वो कुछ भी खास कर नहीं पाए, उनके डिजीज़ को बेहतर कर नहीं पाए। तब जाकर के उन्हें लगता है कि चलो ये एक लास्ट रिजॉर्ट की तरह इसको ट्रीट करते हैं, इस कार्निवोर डाइट को, और उसे अडॉप्ट करते हैं अल्टीमेटली डर डर के। तो मुझे ऐसा लगता है कि कार्निवोर डाइट वैसे ही लोग ही करते हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई हेल्थ को ऑप्टिमाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी डाइट को स्टार्ट करता है। मोस्ट ऑफ द लोग कोई भी डाइट करते हैं तो वो किसी न किसी मेडिकल कंडीशन से जूझ रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, तभी वो करते हैं। वरना डाइट वगैरह ये सब चीज़ों से तो बहुत डर लगता है लोगों को, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे खाने की लिबर्टी चली जाएगी। तो इस वजह से कार्निवोर डाइट तो बिल्कुल भी लोग यूं ही नहीं करते। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी तो कोई नहीं करते हैं कि चलो भाई इस डाइट को करके देखते हैं कितना हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होता है या कितना बेहतर हम फील करते हैं इस डाइट पे। तो लेकिन मैं ही हूँ जो इस डाइट को आउट ऑफ क्यूरियोसिटी किया, और मुझे ऐसा लगा कि जब मैं स्टैंडर्ड कीटोजेनिक डाइट करते हुए इतना अगर बेहतर फील कर रहा हूँ तो चलो कार्निवोर डाइट भी करके देखते हैं। क्योंकि उसमें मुझे ऐसा लगा कि वो कहीं सिंपल भी है, क्योंकि एक बार आप अगर खाते हो, एक बार दो बार, उसके बाद आपको भूख लगती नहीं। प्रिपरेशन में फर्स्ट मील जो होगा आपका, मे भी हो सकता है आपको ऐसा लगे कि थोड़ा टाइम लग रहा है प्रिपेयर करने में, पर वो भी ऐसा होता नहीं है। अगर आप उसे रोस्ट करके खाओगे, ग्रिलर में डाल के खाओगे, तो प्रिपेयर करने का झंझट और भी कम हो जाता है। उसमें टाइम टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ज़्यादा वो। और बाकी क्योंकि कुछ उसके साथ खाने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको मल्टीपल वैरायटीज़ को थाली में ना रखना है ना प्रिपेयर करना है, बहुत सिंपल है। तो इस वजह से मैं उसको स्टार्ट किया, जस्ट मैं देखना चाहता था कि कैसा एक्सपीरियंस है। तो मुझे ऐसा लगा कि उसको करने से मेरे पास टाइम बहुत है, मैं बहुत ज़्यादा लिबरेटिंग है काइंड ऑफ, कि बहुत ज़्यादा फ्री मैं फील करता हूँ पूरे दिन। और अगर मैं नहीं भी खाऊं, अगर 1 मील अ डे रहता है मेरा मोस्टली, अगर मैं किसी एक दिन नहीं भी खाऊं तो मुझे टेंशन नहीं है कि खाना नहीं खा पाया आज। वो चीज़ नहीं है, क्योंकि हंगर मेरे पास है ही नहीं है उस तरह का, जो वोरेशियस हंगर जिसे बोलते हैं ना, जो हंगर आपको डिस्टर्ब करता है, किसी काम ओके। को करने नहीं देता, फोकस आपके पास नहीं होता, कंसंट्रेशन नहीं होता किसी काम को करने का। तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं है अब मेरे साथ। अगर भूख है भी तो वो भूख मुझे डिस्टर्ब नहीं करता किसी तरह से कि मैं काम ना कर सकूं कुछ भी। और जहाँ तक बात रही एक्सपीरियंस की, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा है इसके साथ। और अब मैं इसी डाइट को एडवोकेट भी करता हूँ एज ए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। पहले मैं स्टैंडर्ड कीटोजेनिक डाइट को करता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस डाइट से बेहतर कोई डाइट है नहीं, और इस डाइट से सिंपल कोई डाइट नहीं है। इस डाइट से कोई न्यूट्रिशन ज़्यादा नहीं है कोई और भी डाइट। तो इसलिए इस डाइट का मैं बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ और हमेशा ही करूँगा, क्योंकि कोई प्रॉब्लम भी नहीं है इस डाइट से। आई कंप्लीटली एग्री विद ऑल ऑफ योर पॉइंट्स, लाइक कन्वीनियंस हो या फिर न्यूट्रिशनल वैल्यू हो या अफोर्डेबिलिटी हो या एक्सेसिबिलिटी हो, ये इस डाइट का कोई मुकाबला नहीं है। आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल 1-2 इंग्रेडिएंट्स आपके अगर लिस्ट में हैं या अवेलेबल हैं, आप उनसे ही अपना पूरे दिन का न्यूट्रिशन इनटेक, वो भी बेस्ट पॉसिबल हाईली बायो अवेलेबल फूड आप कंज्यूम कर रहे हो, और आपकी सारी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज गायब हो जाएंगी। सो दिस इज़ द बेस्ट डाइट आई हैव एवर एक्सपीरियंस टू। और अब आते हैं हम अपने अगले सवाल पर। आप उन जो कंसर्न्स को कैसे एड्रेस करते हैं जो पोटेंशियल न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज दैट मे अराइज, वैसे तो नहीं होगा बट मे अराइज फ्रॉम एक्सक्लूडिंग प्लांट बेस्ड फूड इन कार्निवोर डाइट। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, कार्निवोर डाइट पे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी तो मैं अभी तक मैंने डॉक्यूमेंट नहीं किया है। कहीं कहीं पे कोई ऐसा लिटरेचर नहीं है जो बताता है कि कार्निवोर डाइट पे ये न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है और इसकी वजह से ये आपको मेडिकल कंडीशन डेवलप होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी डेफिशिएंसीज को लेकर के जितने लोग क्लेम करते हैं कि ये डेफिशिएंसीज इसके साथ है, ये है, एक्चुअली डॉक्यूमेंटेशन नहीं है उसका एक भी। जैसे लोग बोलते हैं विटामिन सी डेफिशिएंसी हो जाएगी आपको अगर आप मीट खाओगे सिर्फ या कार्निवोर डाइट करोगे तो, लेकिन एक भी स्कर्वी का केसेस नहीं है। जो भी कार्निवोर डाइट कर रहे हैं, किसी को भी स्कर्वी का केस अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं हुआ है। तो ये सब बकवास बात है। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कार्निवोर डाइट पे नहीं होती है। अगर आपकी डाइट पहले से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनली डिप्राइव थी, जैसे आप कोई भी डाइट कर रहे थे जिसकी वजह से आपको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हुई, तो वो आपका प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन था, वो कार्निवोर डाइट से नहीं आया।
अब आपको अगर कार्निवोर डाइट अगर आप कर रहे हैं, स्टार्ट कर चुके हैं और स्टिल वो डिफिशिएंसी आपकी है, तो हो सकता है उसे रिप्लेनिश होने में, आपको उस चीज़ से रिकवर करने में टाइम लगे। लेकिन इस डाइट की पर्सनली मतलब इस डाइट का इनहेरेंट कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो इस डाइट को करने से आएगा या फिर आपको किसी एक भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होगी, इवन लॉन्ग टर्म में भी बिल्कुल नहीं हो सकती है। ये मतलब फैक्ट है, ये इसमें कोई मतलब इसमें कोई डिबेट होनी ही नहीं चाहिए। सो नेक्स्ट सवाल अपना ये है कि क्या आप ऐसे कुछ पर्सनल एनेक्डोट और ट्रांसफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं या विटनेस करी हो अपने उन इंडिविजुअल में जिनको आपने कार्निवोर डाइट रिकमेंड करी हो या आपके कहने से उन्होंने शुरू किया हो और उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस किया हो कार्निवोर पॉजिटिव? डाइट तो मैंने पर्सनली खुद स्टार्ट किया पहले, और क्योंकि मेरे साथ कोई मेडिकल कंडीशन नहीं था, तो मैं इस तरह से मैं क्लेम नहीं कर सकता कि ये इंप्रूव हो गया मेरा, वो इंप्रूव हो गया। मैं ओवरऑल एक वेलबींग की बात कर सकता हूँ खुद के लिए, कि मैं बेटर फील करता हूँ, ज़्यादा लाइटर फील करता हूँ। फटीग एनर्जी लेवल बहुत हाई है अब, और फटीग उस तरह का लेथार्जी फील नहीं करता हूँ थोड़ा भी। ऐसे मेरे साथ वो पहले भी बहुत ज़्यादा नहीं था, बट स्टिल मैं उससे कहीं ज़्यादा बेहतर फील करता हूँ अभी। और जहाँ तक बात रही एनेक्डोट्स की, तो पर्सनली दो पेशेंट हैं मेरे पास जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट थे, मतलब डायग्नोज हुए थे, और दोनों ने अपने क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को रिवर्स किया है। हालांकि दोनों में से कोई भी डायलिसिस पे नहीं थे, बट वो डायलिसिस की कंडीशन उनका आने वाले समय में 6 मंथ या 1 ईयर डाउन द लाइन मतलब वो डेवलप हो ही जाता और डायलिसिस पे उनको जाना पड़ता। तो उन्होंने स्टार्ट किया इस डाइट को मेरे सुपरविजन में, और दोनों का क्रिएटिनिन जो है नॉर्मल हो गया। और इस चीज़ को मैं मल्टीपल जगह में शेयर किया हूँ, इवन लो कार्ब कॉन्फ्रेंस में भी इसको मैं डिस्कस किया था काफ़ी मतलब अच्छे से। तो ऐसा कुछ है नहीं कि ये कुछ फेक है या फिर ऐसी कहानी बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ऐसी ऐसी कहानी बहुत लोग बोल रहे हैं। तो हर लोग तो ऐसा कोई आकर के फैंटेसी तो सुनाएगा नहीं ना कहानी। एक्चुअल ये सबके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो अपने अपने ब्लड रिपोर्ट शेयर करते हैं और रिव्यू देते हैं मेरे बारे में लिखते हैं कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। कोई भी कुछ भी पेड नहीं होता है मेरा। मैं तो मतलब अगर मेरे बारे में कोई लिख रहा है तो वो जेन्युइन ही रहता है ऑब्वियसली, क्योंकि मैं कभी भी किसी को ये नहीं बोलता हूँ कि मेरे लिए ये कर दो, ऐड कर दो, वो कर दो। पर्सनल जो एक्सपीरियंस इतना बढ़िया मिलता है लोगों को, तो वो खुशी खुशी वो सब लोग अपना अपना रिव्यू डालते हैं और अपने कंडीशन के बारे में बताते हैं, ताकि लोग अवेयर हो सकें कि इस डाइट को करने से ये सारे बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। और कार्निवोर डाइट का अगर मेरे इस 2 CKD के अलावा अगर देखें तो एक अर्थराइटिस का पेशेंट थे, वो भी अर्थराइटिस का उनका कंडीशन बेटर हो पाया, क्योंकि वो वॉक करने की भी स्थिति में नहीं थे। तो ही वॉज नॉट इवन एबल टू वॉक, मतलब लैडर्स ओके। यूज़ नहीं कर पाते थे। तो तब जा कर के उनको ऐसा लगा कि मुझे कोई डाइट में कुछ चेंज की ज़रूरत है। तब जा कर के उनको भी मैंने यही बताया था, और वो 20 to 25 kg लगभग उन्होंने लूज़ किया और अपने अर्थराइटिस कंडीशन को बेटर किया। ऑर्थोपेडिशियन उनको कैल्शियम, वही पेन किलर, ये सारे टैबलेट्स पे रखे हुए थे, वो सारे मैं बंद करवाया। और अभी तो पता नहीं, रिसेंटली बहुत लंबे समय से उनसे बात हुई नहीं है, बट उनका कंडीशन काफ़ी बेटर था और एनर्जी लेवल सब कुछ बहुत अच्छा हो गया था। और डिप्रेशन हो गया, सारे ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गए, सोरियासिस हो गया, मतलब बहुत सारे मेडिकल कंडीशन है। इवन मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं जिसका बर्डन है हमारे इस हेल्थ केयर सिस्टम पे, वो सारा कुछ ही रिवर्स होता है इस डाइट पे। तो ये डाइट एक्चुअली ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इसलिए है क्योंकि इस डाइट को कोई मेडिसिन की तरह ले नहीं रहा है। लोगों को मेडिसिन खाना है गलत डाइट को लेते हुए। अगर वो फूड को ही मेडिसिन मानेंगे फर्स्ट प्लेस पे, तो उनको ये बीमारी होगी नहीं, मेरा ऐसा मानना है। और क्योंकि बीमारी हो जाती है, उसके बाद वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये दवा मैं ले लूँगा तो ठीक हो जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि गलत चीज़ों को आप डाल रहे थे सालों से, बचपन से, और अब आपको सही चीज़ डालनी है बॉडी के अंदर। और बॉडी आपकी रिपेयर करने की कैपेसिटी हमेशा होती है आपकी बॉडी के पास। तो अगर आप सही चीज़ डालेंगे तो बॉडी कोऑपरेट करेगी आपके साथ, और उस तरह से आपकी बॉडी हील होती है और आप उस क्रॉनिक मतलब सीरियस मेडिकल कंडीशन से आप बाहर निकल पाते हो।
और इसलिए ये डाइट वर्क करता है, क्योंकि बॉडी को जो चाहिए वो सारा कुछ आपको इस डाइट पे मिलता है। आपकी बॉडी फुल्ली नॉरिश्ड होती है ऑल द टाइम, और इसलिए आप बहुत अच्छा फील करते हो हमेशा, और उसका रिजल्ट आता ही आता है। चाहे वो कोई भी मेडिकल कंडीशन हो, चाहे वो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो, किडनी का इशू हो, लिवर का इशू हो, कुछ भी हो। मेटाबॉलिक हेल्थ मार्कर्स मतलब अगर हम देखते हैं, क्योंकि मैं ब्लड मार्कर्स में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ कि ये ब्लड का ये नंबर इस रेंज में ही होना चाहिए और इसका इस रेंज में ही होना चाहिए। और वो मेरे लिए मैटर तब थोड़ा बहुत करता है जब पेशेंट मेरे पास आ रहा है और हाई कार्ब्स को लेते हुए आ रहा है। तो इनिशियली एक क्लू थोड़ा मिलता ज़रूर है उस पेशेंट के बारे में उस ब्लड मार्कर से, लेकिन एग्जैक्ट जो हेल्थ का स्टेटस है ना, वो ब्लड मार्कर से हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, है ना। वहां से हम बस एक इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन इतना गड़बड़ है कि उसे हार्ट डिजीज हो जाएगा या फिर हार्ट अटैक से मर जाएगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम एग्जैक्टली हम डाइसेक्ट नहीं कर सकते कि उसका ब्लड मार्कर उसके डिजीज कंडीशन के सिवियरिटी को कितना बता पा रहा है। ये चीज वेल एक्सप्लेन नहीं हो पाता ब्लड मार्कर से। मेटाबॉलिज्म का एरर थोड़ा बहुत दिख जाएगा, पता लग जाएगा आपको ब्लड मार्कर से, लेकिन एग्जैक्ट पैथोलॉजी आपको समझ, आप वहां से आप डिराइव नहीं कर सकते हो कि इसको ये हार्ट डिजीज का प्रॉब्लम चल रहा होगा। अगर किसी का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, एचडीएल कम है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसे हार्ट डिजीज का प्रोसेस चल ही रहा होगा। ये कहना मुश्किल है एक्चुअली। तो ब्लड मार्कर को देख करके हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम डाइट को चेंज करते हैं तो जो डिफरेंस आता है मार्कर्स में, जो चेंजेस आते हैं आपको 3 मंथ्स के बाद, 6 मंथ्स के बाद, वो एक रिमार्केबल चेंज आपके लिए एक एविडेंस की तरह होता है और हमारे लिए भी एविडेंस की तरह होता है। तब जाकर के हम किसी को हम दिखला पाते हैं, बता पाते हैं कि देखिए आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, अब आपका यूरिक एसिड घट गया। लिवर एंजाइम्स बढ़े हुए थे, लिवर एंजाइम्स आपका घट गया। और उसके बाद मतलब जितने भी ब्लड पैरामीटर्स हैं आपके इंप्रूव करने के बाद, अगर आपका ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव किया है, आपको ऐसा लगता है कि मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, मेरी एपेटाइट अच्छी है, एनर्जी लेवल अच्छा है, स्लीप अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मेंटल क्लैरिटी है, तो इसे हम कहते हैं चेंज, इसे हम कहते हैं हेल्थ रिस्टोरेशन। तो आप हेल्थ रिस्टोरेशन को सब कुछ आप ब्लड मार्कर से आप नहीं बता सकते हो, नहीं देख सकते हो। कई बार ऐसा भी होता है कि आपका ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल, ये सब नॉर्मल रेंज में था, मेटाबॉलिकली हेल्दी नहीं है, वो देखने से लग रहा है मेटाबॉलिकली हेल्दी नहीं है, ओबीज है, लेकिन उसके जो लिपिड प्रोफाइल के मार्कर्स हैं वो नॉर्मल है। ऐसा भी होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ब्लड मार्कर्स का रोल बहुत ज़्यादा नहीं है। ब्लड मार्कर्स बस पिल्स को थ्रो करने के लिए बना है। ब्लड मार्कर्स में अगर आपका कुछ आ गया उल्टा पुल्टा, जैसे किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, एलडीएल बढ़ा हुआ है, तो आप दवा देते रहोगे। किसी का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो आप दवा दोगे घटाने के लिए। इसलिए ब्लड मार्कर्स, ये सब जो रेफरेंस रेंज का ये सब जो गेम है ना, ये चलता है मेडिकल कम्युनिटी में। ब्लड मार्कर को कैसे इंटरप्रेट करना है ये किसी को नहीं समझ में आता है, मैं बता रहा हूँ, ये फैक्ट है। ये डॉक्टर्स को भी नहीं पता है कैसे इंटरप्रिटेशन ब्लड रिपोर्ट्स का होना चाहिए। इसलिए वो लोग बस रेफरेंस रेंज देखते हैं और उसके आगे पीछे जो भी नंबर होता है उस हिसाब से वो लोग पिल्स को एडवाइस करते हैं अपने पेशेंट्स को। बस यही है। तो इसीलिए ब्लड मार्कर को अगर हम देखते भी हैं, क्योंकि मेटाबॉलिक हेल्थ में हम एक्चुअली एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ये बताते हैं कि अगर आपके पास इस 5 क्राइटेरिया में 3 क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर रहे हैं या 3 से ज़्यादा भी है आपके पास, तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। पहला है हाई ट्राइग्लिसराइड, दूसरा लो एचडीएल, तीसरा फास्टिंग ब्लड शुगर, चौथा ब्लड प्रेशर अगर आपका हाई है, पांचवा अगर वेस्ट सरकमफेरेंस आपका ज़्यादा है, मतलब सेंट्रल ओबेसिटी जिसे हम बोलते हैं। तो इन 5 में से अगर आपके पास 3 क्राइटेरिया भी है तो माना जाता है कि आपका मेटाबॉलिक हेल्थ सही नहीं है, आपके पास मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, आप मेटाबॉलिकली हेल्दी नहीं है और आपको एक डाइटरी इंटरवेंशन की ज़रूरत है। ये ऐसा मैं मानता हूँ, डॉक्टर्स नहीं मानते हैं ऐसा।
डॉक्टर्स को प्रॉब्लम नहीं है मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने से। डॉक्टर्स के लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है। डॉक्टर्स तो चाहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो, डायबिटीज़ हो, तब वो इंसुलिन देंगे, ड्रग्स देंगे, है ना। तो डाइटरी इंटरवेंशन का रोल यही है कि आप एक गेस्ट लगाते हैं। डाइटरी इंटरवेंशन के लिए प्री रिक्विजिट आप कह सकते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि, क्योंकि बहुत सारे लोगों का लिपिड प्रोफाइल में मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए जो मार्कर मैंने बताया अभी, वो एप्रोप्रिएट रेंज में है, मतलब रेफरेंस रेंज में, नॉर्मल रेंज में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो कार्बोहाइड्रेट खा सकता है ना। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आपका रेफरेंस रेंज में आपका लैब वैल्यूज कुछ भी बताए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी डाइट में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। लैब वर्क तो आपको बस ये बताएगा कि आपका अगर गड़बड़ है तो डेफिनेटली आपको बदलने की जरूरत है डाइट, अगर है भी गड़बड़ तो। लेकिन अगर नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कार्बोहाइड्रेट खाने लगोगे। यही फंडा है इसका। तो मेटाबॉलिक हेल्थ मार्कर में एक लिपिड प्रोफाइल का मैंने वो बता ही दिया, 5 जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए 5 कंपोनेंट है, उसको ध्यान में रखना होता है। और एक दो मार्कर हैं, जैसे फास्टिंग इंसुलिन भी बहुत ज़्यादा अभी मार्केटिंग हो रही है फास्टिंग इंसुलिन को भी लेकर के। तो फास्टिंग इंसुलिन भी कुछ लोग कहते हैं कि 4 के अंदर होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं 6 के अंदर होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं 10 के अंदर होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो तो फास्टिंग इंसुलिन आपका डेफिनेटली चांसेस है कि थोड़ा ज़्यादा रेंज में रहे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आपका 6 के ऊपर ही रहेगा या 4 के ऊपर ही रहेगा। बहुत लोगों का कार्बोहाइड्रेट खाते हुए भी फास्टिंग इंसुलिन 4 के आसपास होता है, क्योंकि फास्टिंग इंसुलिन कई बार फॉल्सली लो भी आता है। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जिस समय आपने सैंपल लिया उस समय आपका इंसुलिन फास्टिंग में कितना था वो मैटर करता है, वही आपका उस समय दिखला रहा है, वो स्पॉट सैंपल है। और ये फास्टिंग, क्योंकि ब्लड से इतनी जल्दी ये क्लियर हो जाता है, तो आपका वैल्यू आपको एग्जैक्टली पता नहीं लग पाता कि फास्टेड स्टेट में आपका इंसुलिन कितने समय तक हाई रहा। आप तो एक स्पॉट सैंपल ले लीजिए, और क्योंकि ये एवरी 5 मिनट्स मतलब ये क्लियर हो जाता है, मतलब रहता ही नहीं है ये सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा देर इंसुलिन। तो हाई होते हुए भी एक्चुअल आपका हाई रह रहा है, लेकिन आप जिस समय ले रहे हो उस समय हो सकता है वो लो था। तो इस वजह से कई बार गलत स्टेट में रहते हुए भी आपके पास फास्टिंग इंसुलिन लो रहता है। तो अगर हाई आता है किसी का, देन डेफिनेटली प्रॉब्लम है। ओके। लेकिन अगर लो आता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो बहुत अच्छी चीज़ है या फिर कार्बोहाइड्रेट वो खा सकता है, क्योंकि लो आने के मैं बता दिया कि प्रोबेबिलिटी होती है। ऐसे भी जो काफ़ी ओबीज हैं उनका भी लो आता है कई बार। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कार्बोहाइड्रेट को टॉलरेट कर रहे हैं। अगर वो कार्बोहाइड्रेट को टॉलरेट कर रहे होते तो वो मोटे नहीं होते उस तरह से, है ना। तो यही सब है, मतलब मार्कर का मेरा कहने का मतलब है उस पर फोकस इतना ज़्यादा इसलिए है क्योंकि उसको लेकर के मार्केटिंग गिमिक होने लगती है मार्कर को लेकर के, और एक्चुअल जो साइंस है, एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है, उससे आप दूर हो जाते हैं। आप नंबर के पीछे, नंबर गेम में आप फंस जाते हैं फिर कि अरे मुझे मेरा इंसुलिन 7 आ गया, मुझे 4 के नीचे करना है, मुझे 2 रखना है। और प्रॉब्लम क्या है कि सबकी बायोलॉजी अलग है। आपका इंसुलिन फास्टिंग में अगर 4 के आसपास है, 5 के आसपास है, आप कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे हो फिर भी 4 के आसपास है, 5 के आसपास है, तो आप उसको जबरदस्ती पुश थोड़ी करोगे 2 के तरफ। किसी का 2 के आसपास रहेगा वो ठीक है, किसी के पास 4-5 के आसपास रहते हुए वो ठीक है। अगर आप 4-5 वाले को 2 की तरफ पुश करोगे तो हो सकता है उसको वो अच्छा फील नहीं करेगा। सिंपल सा फंडा है। तो आप अपनी बायोलॉजी को मत छेड़ो नंबर को देखते हुए। नंबर से कोई लेना देना नहीं होता है बहुत ज़्यादा। बस ब्लड रिपोर्ट्स मैं इसलिए भी कराता हूँ पेशेंट से, ताकि पेशेंट को ये पता होना चाहिए कि मुझे मेरा ये लैब वैल्यू था, मेरी कंडीशन ये थी इस डाइट को स्टार्ट करने से पहले, और बाद में ये रहेगी। तो एज एन एविडेंस मतलब वो उसको रख सकते हैं, वो करा सकते हैं, और ताकि वो क्लेम ना करें कि आपके डाइट के बाद मेरे अंदर ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया, तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम है फिर। इसलिए मैं उसको रूल आउट करने के लिए मैं पहले से करा के रखता हूँ, देखो भाई ये सब प्रॉब्लम तुम्हारे साथ पहले से थी, ये सब डाइट के बाद नहीं हुआ है। तो ये फंडा है रिपोर्ट्स का मेरे हिसाब से, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। और जहाँ तक इंटरप्रिटेशन की बात रही,
तो वो मैक्सिमम लोगों को नहीं आता है ओके। ब्लड रिपोर्ट्स का इंटरप्रेट करना। और बॉडी में जैसे एक इन्फ्लेमेशन को देखने के लिए HSCRP करते हैं, जो CRP है एक ब्लड टेस्टिंग होती है उसमें। तो एग्जैक्टली यही पूछने सिस्टेमिक वाला था मैं क्रॉनिक भी। जी। इन्फ्लेमेशन उसमें देखते हैं कि अगर जी। CRP किसी का हाई है तो वो मान लेते हैं कि बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर HSCRP किसी का अगर नॉर्मल रेंज में नहीं भी होता है, बट वो अपनी डाइट को डिलीजेंटली फॉलो कर रहा है अच्छे से, तो मुझे ऐसा लगता है वो प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कई बार डे टू डे बेसिस पे हमारे पास किसी न किसी तरह का कोई फॉरेन बॉडी का अटैक होता रहता है, राइट। और उसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जब उसके खिलाफ अगेंस्ट अगर फाइट करेगा तो इम्यून रिस्पॉन्स आएगा बॉडी के अंदर, और इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से आपका CRP का वैल्यू बढ़ जाएगा उस समय। और आप जब अपना लैब उस समय करा रहे होंगे तो आप, क्योंकि CRP थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो आप टेंशन में आ जाएंगे, अरे भाई मैं तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का शिकार हो गया, है ना। तो आप टेंशन में आ जाएंगे। तो इस वजह से कई बार क्या होता है कि आप परेशान रहते हैं, आपको ऐसा लगता है मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मेरा CRP पता नहीं क्यों हाई है। तो आप परेशान मत होइए, कहने का मतलब है बॉडी का अपना एक इम्यून का एक बेस लाइन जो इम्यून स्टेटस है ना, वो चलता रहता है, अप एंड डाउन थोड़ा होता रहता है। आपको क्या करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अच्छी डाइट लेनी और एक्सरसाइज करना, प्रॉपर रेस्ट लेना, स्लीप को ध्यान में रखना होता है। किसी तरह के कोई इमोशनल स्ट्रेस अगर क्रॉनिक है तो आप उससे बाहर निकलने की कोशिश करें। तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। नंबर के पीछे मत पड़िए कि CRP बढ़ गया तो ट्राइग्लिसराइड थोड़ा बढ़ गया तो HDL मेरा पहले से घट गया। ये सब का कोई मतलब नहीं है बहुत ज़्यादा, है ना। ये सब एक्चुअली कुछ बता नहीं रहा है आपकी बॉडी के कि आपके हेल्थ एक्चुअली पॉजिटिव डायरेक्शन में अब नहीं है या फिर आउट ऑफ ट्रैक हो गया, डिरेल हो गया आपका हेल्थ स्टेटस, ऐसा कुछ होता नहीं है इसमें। ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना या HDL का कम हो जाना ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब के पीछे पड़ा नहीं है थोड़ा भी। आप अपनी डाइट को फॉलो करो प्रॉपर अच्छे से, जो डाइट आपको करना है हाइपर कार्निवोर जिसको मैं बोलता हूँ, उसको करते हुए ये सब डायनेमिक्स कुछ भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, है ना। थोड़ी देर के लिए क्या, हमेशा के लिए भूल जाओ। डायनेमिक्स ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहेगा, वो बॉडी का काम है उसको डील करना, और डील करने दो उसको। बाकी आपका जो काम है वही काम करो, बॉडी का जो काम है वो बॉडी को करने दो। अपना दिमाग कम लगाओ, किताबें पढ़ करके दिमाग लोग ज़्यादा लगाते हैं, गलत डायरेक्शन में दिमाग चल रहा है लोगों का, और उससे फायदा कुछ नहीं है ना, प्रैक्टिकल यूटिलिटी कुछ नहीं है इसका। आप CRP का नंबर देख करके आप क्या कर लोगे? CRP को कम करने के लिए कोई दवा थोड़ी है। CRP को कम करने के लिए अगर कोई डाइट बनी है तो आप वो डाइट ऑलरेडी ले रहे हो, और उस डाइट पे भी आपका CRP हाई है तो रहने दो। एनवायरमेंट में बहुत सारे एलर्जेंस है, बहुत सारे फॉरेन बॉडीज हैं, उनका अटैक होता रहता है। लड़ने दो बॉडी को थोड़ा, अच्छी बॉडी है तभी तो लड़ रही है, वरना कैंसर हो के मर चुके होते, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल हमारा ये है कि आर देयर एनी कॉमन मिसकंसेप्शंस अबाउट कार्निवोर डाइट जिनसे आप फ्रिक्वेंटली एनकाउंटर करते हैं, और अगर है ऐसे कुछ तो आप उनको कैसे एड्रेस करते हैं? मिसकॉन्सेप्शन ही तो है, मिसकॉन्सेप्शन के अलावा कुछ है कहाँ कार्निवोर डाइट को लेके। क्योंकि हेल्दी डाइट तो स्टैंडर्ड सही बैलेंस बात। डाइट है, जहाँ पे आपकी थाली में थोड़ा फ्रूट्स होना चाहिए, थोड़ा सैलड होना चाहिए, थोड़ा चावल, थोड़ा दाल, थोड़ी सब्जी, है ना। तो जब तक ये सब थाली में नहीं है, वैरायटी नहीं है, तब तक वो डाइट हेल्दी कहाँ हुआ। तो मिसकॉन्सेप्शन बहुत सारे हैं। मिसकॉन्सेप्शन में जैसे है एग्जैक्टली। क्योंकि आप एनिमल बेस्ड फूड ले रहे हो तो उसमें सैचुरेटेड फैट है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, तो हार्ट डिजीज़ होगा, डायबिटीज़ उससे होगी, कोलोन का कैंसर होगा क्योंकि डाइट में फाइबर नहीं है, ऊपर से आप रेड मीट इतना खा रहे हो तो कैंसर हो जाएगा, है ना। रेड मीट। और फिर और यस। मिसकॉन्सेप्शन ये भी है कि यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, प्रोटीन ज़्यादा किडनी। क्योंकि खा रहे हो आप, कार्निवोर डाइट है तो प्रोटीन आपको किडनी को डैमेज करके बैठ जाएगा, लिवर डैमेज कर देगा। तो ऐसे बहुत सारे हैं, कोई मतलब लिमिट ही नहीं है इस चीज़ का। मतलब जो मन करता है उसको वो बोल करके लोग निकल जाते हैं। और प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये एग्जैक्टली। मेडिकल कम्युनिटी का ही है, क्योंकि ये मेडिकल कम्युनिटी ने ही सिखाया है आम पब्लिक को ये सारी चीज़ें। और हम लोग का जो एकेडमिक्स है, एकेडमिक जो करिकुलम है हम लोगों का, उन्होंने हमें सिखाया है, और हम
आम पब्लिक को सिखाते हैं ये चीज़। तो पब्लिक अगर ऐसे बोलती है तो वो दोष एक्चुअली इस मेडिकल सिस्टम का है, हमारा है। हम ही लोगों ने सिखाया है कि यूरिक एसिड बढ़ जाए तो मीट मत खाओ, है ना। तो ये ब्लेम हम लोग खुद अपनी मेडिकल कम्युनिटी पे मैं लेता हूँ कि ये हमारा ही दोष है और किसी का नहीं है। तो एक्चुअली मेरा ऐसा मानना है कि डॉक्टर्स का बहुत बड़ा रोल है एग्जैक्टली। पब्लिक हेल्थ को टॉयलेट में ले जाने के लिए। बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं ये लोग। और इसलिए अब क्योंकि पब्लिक हेल्थ टॉयलेट में जा रहा है तो इसलिए डॉक्टर्स को धोना जरूरी है। वरना ऐसे तो ठीक नहीं होगा। बिल्कुल। और जो मिसकंसेप्शंस हैं इनके अराउंड मुझे लगता है एक बिल्कुल सेपरेट उसको, वीडियो बन सकता है। हाँ एग्जैक्टली उसको अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्यों ऐसा है और क्यों मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उसको कभी और हम लोग कवर अप कर लेंगे। तो बेसिक से आपने तो डिस्कस कर ही दिए, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, हाउ डू यू अप्रोच मील प्लानिंग एंड वैरायटी विद इन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द कार्निवोर डाइट टू एंश्योर अ वेल राउंडेड न्यूट्रिशनल प्रोफाइल? मील प्लानिंग यार, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है। वन मील मोस्टली अगर आप मेल हो तो मोस्ट मेल्स अगर वन मील पे वो सरवाइव कर जाते हैं, बहुत इजीली सस्टेन कर जाते हैं। फीमेल्स में यूजुअली मैंने देखा है कि क्या होता है कि वो एट अ टाइम वन गो में एक बार में बहुत ज़्यादा बल्क वॉल्यूम ऑफ फूड नहीं ले पाते हैं। हालांकि वॉल्यूम यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है इस डाइट में, क्योंकि अगर आप मीट ले रहे हो और 5 to 6 पीसेस भी अगर कोई फीमेल खाती है तो उसका रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट फुलफिल हो जाता है प्रोटीन का भी। तो वॉल्यूमिनस फूड नहीं है ये। लेकिन सैटिस्फैक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं तो कई बार क्या होता है कि उस समय 5 to 6 पीसेस की वजह से किसी एक बंदे का उस समय सैटिस्फैक्टरी आ जाता है पूरी तरह से, लेकिन फिर उसको भूख लगती है सेकंड मील के लिए भी पूरे दिन में। तो वो 2 मील ले सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि सबको एक मील ही करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि वन मील में न्यूट्रिएंट्स उसको मतलब नॉरिशमेंट पूरा हो जाए, और वन मील में अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसको भी मैं बताऊंगा ऐसा क्यों होना चाहिए बाद में कभी। और अगर नहीं हो रहा है वन मील में फुलफिल तो आप 2 मील कर जी जी, सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मुझे ऐसा लगता है ये इंडिविजुअल मतलब प्रेफरेंस भी होती है कि किसकी कैसे मैनेज करना है, कौन कितना बेटर एग्जैक्टली एडजस्ट कर एग्जैक्टली। पा रहा है डाइट पे, और ग्रेजुअल जो प्रोग्रेस होती है उस पे बेसिकली भी इट काफी हद डिपेंड्स तक ऑन द डिपेंड करता है, आई थिंक। ट्रांजिशन ऑल्सो कि हाउ यू ट्रांजिशन ऑन योर मीन्स दिस काइंड ऑफ फ्रॉम योर बेस लाइन प्रीवियस डाइट टू दिस कार्निवोर डाइट। तो अगर आप इस कार्निवोर डाइट को पे अच्छे से ट्रांजिशन किए हो, अगर आप पहले कोई वेजिटेरियन डाइट कर रहे थे या फिर बैलेंस डाइट जो भी ले रहे थे टिपिकल, और उस पे अगर आप ट्रांजिशन अगर प्रॉपरली किए हो और अपनी बॉडी को अलाउ कर रहे हो कि आपको अब वन मील में या फिर सरवाइव करना है, सस्टेन करना है, तो वो हो सकता है। अगर नहीं हो रहा है, आप बेस्ट पॉसिबल वे में किए फिर भी नहीं हो रहा है अगर, तो आप 2 मील्स कर सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कार्निवोर डाइट पे 2 मील से ज़्यादा शायद ही किसी को ज़रूरत पड़ती है खाने की। 2 मील्स मतलब मैक्स है, अपर लिमिट है वो किसी के लिए भी। और अगर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेनुअस एक्टिविटी कर रहा है देन अलग बात है। अगर 5 to 6 आवर्स ऑफ किसी का फिजिकल वर्कआउट है, इंटेंस वर्कआउट, बॉडी बिल्डर्स कम्युनिटी की मैं बात नहीं करता हूँ, मैं जनरल एवरेज पॉपुलेशन की बात कर रहा होता हूँ। तो अगर वो लोग 2 मील्स से ज़्यादा किसी को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इस डाइट पे। और क्योंकि आपके पास सारा कुछ है खाने को, मतलब वैरायटीज़ तो है ही, एनिमल फूड्स में बहुत सारे मीट है डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मैंने बताया फिश होगा, चिकन होगा, रेड मीट होगा, रेड मीट में भी लैम्ब है, गोट है, और भी बहुत कुछ है। तो जिसको जो जो भी खा सकते हैं रेड मीट में वो ले ले। और एग्स है, फिश है, सी फूड्स है, चिकन है, रोटेट कर लो आप। कि मतलब डेली मैं नहीं कह रहा हूँ कि रेड मीट ही खाना है, खा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि फिर लोग बोलेंगे सर अफोर्ड नहीं कर सकता। जब अफोर्ड नहीं कर सकते वो तो अलग बात है, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं वो रेड मीट डेली भी खा सकते हैं। लेकिन अगर वो डेली नहीं खा पा रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि वीक में अगर 3 to 4 टाइम्स भी अगर आप खा रहे हो पूरी सैटिस्फैक्टरी के साथ रेड मीट को, मुझे ऐसा लगता है कि वो एनफ है नॉरिशमेंट वाइज। आपको वो न्यूट्रिएंट्स पूरी तरह से दे देगा और आपको दिक्कत नहीं होगी, लॉन्ग टर्म डिफिशियंसी की इशू नहीं होगी आपको। और आप रोटेट कर सकते हो उसको चिकन के साथ, एग्स, मतलब एग्स ओनली मील के साथ, मतलब आप किसी दिन सिर्फ एग्स खा लो, एक दो दिन खाना, एक दिन खाना ही मत खाओ यार, है ना। एक दिन फास्टिंग वास्टिंग भी कर लिया करो, खाना वाना छोड़ो थोड़ा सा, क्या खाते रहते हो हमेशा ही, है ना। तो इस तरह से क्या होगा कि सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाएगी बिल्कुल। उस डाइट के लिए, क्योंकि
डेली डेली होता है कई बार एग्जैक्टली। कि आप बोर हो जाते हो, मन नहीं करता आपको। तो अगर बोर हो जाते हो तो अगर आप एक दिन खाना विड्रॉ करोगे ना, तो आपको देखना नेक्स्ट डे फिर बहुत अच्छा लगेगा सेम फूड। तो मेरा बहुत सिंपल फंडा है, अगर आप खाना से बोर हो जाते हो तो खाना को मत बदलो, हम्म। खाना को बंद कर दो। खाना को बंद करने के बाद नेक्स्ट डे उसी खाने के लिए फिर इंटरेस्ट आएगा आपके पास। हम्म। तो खाना को बदलना बैड ऑप्शन है एक्चुअली, क्योंकि फिर आप विशियस साइकिल में फंसोगे। एक दिन फिर खाओगे कार्बोहाइड्रेट, फिर नेक्स्ट डे फिर मन करेगा। क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द लोग मॉडरेटर नहीं होते हैं हम्म। अच्छे। ऐसा नहीं है कि आज खा के फिर वो कंट्रोल कर लेंगे, कल भी नहीं खाएंगे, नहीं, वो भटक जाएंगे। बहुत ज़्यादा भटक जाते हैं सब, रास्ते पे रहते ही नहीं है कोई भी। इसलिए मेरा यही कहना है कि अगर आप एक ही चीज़ को खाते हुए बोर हो रहे हो, तो आप खाना एक दिन बंद कर दो। सिर्फ टी ले लो, या किसी दिन सिर्फ आप, हो सकता है सिर्फ एक फ्रूट्स खा के रह लो, कुछ भी कर लो, लेकिन एक गैप दे दो। मेरा ये मानना है। अब उस दिन बैठ करके हम्म। पराठे और रोटी और पूरी और ये सब मत करो, छोला भटूरे और पाव भाजी, पानी पूरी, समोसे, है ना, ये सब करोगे तो फिर वो प्रॉब्लम करेगा। तो इस तरह से आप मील प्लानिंग कर सकते हो, बहुत सिंपल है। ओके। अगला सवाल मेरा सर आपसे ये है कि आपने कोई चैलेंजेस फेस किए वाइल फॉलोइंग द कार्निवोर डाइट, और अगर हाँ तो उनको कैसे ओवरकम किया आपने? चैलेंजेस, कोई ट्रांजिशनिंग पीरियड में या फिर सोसाइटी के लेवल सोसाइटी पे? के लेवल पे तो मतलब चैलेंजेस, मगर मैं फेस भी करता हूँ तो उससे मतलब मैं बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता नहीं हूँ। क्योंकि लोगों का काम ही है कहना, कुछ ना कुछ तो कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, है ना। तो सोसाइटी के लेवल पे जो होता है उससे मुझे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं जी। पड़ता है। मुझे जो करना है वो तो मैं ऐसे भी करूँगा ही। और हम्म। बहुत से बहुत यही बोलते हैं कि हिंदू धर्म को भ्रष्ट कर रहा है ना। ऐसे ऐसे ही मैसेजेस आते हैं इनबॉक्स में मेरे। तो वो सब तो ऐसे ही देख करके इग्नोर करता हूँ सर, मतलब बच्चों लोगों को क्या एंटरटेन करता रहूँ। तो ऐसा ही होता है, घर में किसी को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि घर में सभी लोग तो कर ही रहे हैं फॉलो। और मैं बहुत मतलब पॉजिटिव वे में इस चीज़ को मैं प्रोपेगेट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप बीमार हो और एक्स- चाह रहे हो कि आपकी बीमारी बेहतर हो, या फिर आप डिजीज से बाहर निकल पाओ, मल्टीपल ड्रग्स से आप बाहर निकल पाओ इस विशियस साइकिल से, तब मैं बोलता हूँ कि आप करो इस डाइट को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम पूजा मत करो, तुम भगवान को ना मानो। मेरा ये कहना ही नहीं है। मैं इन सारे डिस्कशन में, डिबेट में पार्टिसिपेट ही नहीं करता हूँ कभी। मेरा ये मानना है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको खाना कैसे है, और आप उस चीज़ को फॉलो करो। अगर आप बहुत ज़्यादा, अगर आपको प्रॉब्लम है, और अगर नहीं करना है तो फिर कोई बात ही नहीं है। करना है तो मेरी हेल्प लो, सीक आउट करो, कंसल्टेशन लो, सुपरविजन लो मेरे से, ये सब करो। ये मत करो कि मैं अपना काम बंद कर दूं, क्योंकि वो तो होगा नहीं, काम तो मैं करूंगा ही ये वाला। तो इसलिए बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये सब छोटे मोटे लोग जो कुछ कुछ इधर सही उधर बात। ऊपर नीचे बकवास करते हैं, वो सब पे ध्यान नहीं देना होता है। बाकी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, उनको अप्रिशिएट करता हूँ। बाकी तो ऐसे ऐसे लोगों को क्या हम्म। कहना है, इग्नोर करता हूँ बस। अगला सवाल मेरा ये है कि आपसे अगर कोई एडवाइस मिल जाए, जो अपकमिंग कार्निवोर डाइट के प्रैक्टिशनर होंगे जो फॉलो करना चाहते हैं, और क्या ऐसे रिसोर्सेज या गाइडलाइन आप रिकमेंड करना चाहोगे जो इस जर्नी पे आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं कार्निवोर डाइट की? मेरे से मैक्सिमम लोग यही पूछते हैं इस डाइट के लिए कि यार कोई स्टडी है जो इस डाइट को वैलिडेट करती है कि ये डाइट सही है लॉन्ग टर्म। मैं तो मेरा यही मानना है, मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ कि कौन सी डाइट की तुम स्टडी देख करके डाइट फॉलो करते आ रहे हो बचपन से, ये बताओ। जिस डाइट को तुम खा रहे हो उसकी क्या स्टडी है तुम्हारे पास? हम्म, स्टैंडर्ड बैलेंस जैसे सब वो तो सुनते आ रहे किसी हैं। ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है ऐसे खाने को तो खा रहे हो। एक बॉडी है सो कॉल्ड, जिसको तुम मानते हो कि उसने बता दिया तो हमें ये खाना चाहिए। लेकिन स्टडी तो नहीं है ना उस पे भी, कोई लिटरेचर तो नहीं है जो ये बताता है कि यही डाइट हेल्दी है, यही बेस्ट है डाइट। नहीं है ऐसा। तो उसको खाते हुए जब बहस नहीं करते हो, तो इसको खाने से पहले क्यों आते हो पूछने के लिए कि कोई एविडेंस लेकर के दो मुझे, तब मैं इस डाइट को स्टार्ट करूंगा। जिस डाइट को खाते हुए तुम बीमार हुए, कभी क्वेश्चन किए कि यार इस डाइट में मैं बीमार हो गया?
ज़रूर इस डाइट में प्रॉब्लम है, कभी नहीं किए क्वेश्चन। तो अब जिस डाइट को कभी किए ही नहीं थे, अब अगर तुम इतना क्वेश्चन हम्म। करोगे तब तो तुम अपनी बीमारी से कभी बाहर ही नहीं निकल पाओगे, पड़े रहोगे उसी तरह बेड पे। तो इसलिए क्वेश्चन करने का टाइम नहीं होता है पेशेंट के पास। हम्म। क्वेश्चन करने का टाइम नहीं है, पेशेंट को नई चीज़ों को तुरंत अडॉप्ट करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, बहुत कम समय बचा है अब उनके जीवन में। जितनी जल्दी लाइफ को बदलना चाहते हैं उतना अच्छा है, वरना बहुत लेट हो जाएगा, फिर वही बहुत सारा मल्टीपल आउटकम है उसका, फेट है। बीमारी अगर कुछ भी है तो या तो फिर आईसीयू ही जाओगे आप, कारण बहुत सारा हो सकता है आईसीयू जाने का। तो इसलिए इतना टाइम नहीं है। और अगर मैं रिसर्च दिखा भी दूं, कोई एविडेंस दिखा भी दूं, तो कौन सा समझ में आने वाला है किसी को। मैं तो यही कहता हूँ, जब बेसिक सा तुम न्यूट्रिशन समझ ही नहीं पा रहे हो कि कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना चाहिए, अब तुम कार्निवोर डाइट समझने चले हो। तो ये सब बेसिकली बैश करने का, क्रिटिसाइज करने का या नहीं करने का एक एक्सक्यूज है कि क्योंकि स्टडी नहीं है तो हम नहीं खाएंगे। पेशेंट जब ठीक हो रहे हैं तो उस पे उनके पास कोई आंसर नहीं है कि कैसे ठीक हो जा रहे हैं इस डाइट पे, है ना। तो बस यही चीज है। इसलिए मेरा ये मानना है कि हम्म। अगर आपको इस डाइट को फॉलो करते हुए आपकी बीमारी ठीक हुई, यही एविडेंस है हमारा। हम क्यों उस एविडेंस के पीछे भागे जो एक्चुअली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से फंडिंग होती है जिसकी, और फूड इंडस्ट्री से फंडिंग होती है। वो सब तो ऐसे भी करप्ट स्टडी है ना, कहीं से भी कोई ऑथेंटिक नहीं है वो स्टडी। तो वो सारे स्टडीज को हम मानते हैं, जो बिल्कुल। हमें दिखाया जाता है वही हम बिलीव करते हैं। वो दिखाया जा रहा है, वैसा हो नहीं रहा है, वो तो बहुत लेवल पे उसमें फैलेसी है, फैब्रिकेशन बहुत ज़्यादा होता है डेटा में, जो भी स्टडीज़ वो लोग कंडक्ट करते हैं। तो वो सारी स्टडीज़ की हम बात करते हैं, और एक्चुअली जिस डाइट पे हमें पर्सनल लेवल में जो बेनिफिट हो रहा है उसे हम कुछ मानते ही नहीं, वो तो एज अ बॉडी ऑफ एविडेंस है ही नहीं। हम्म। यही प्रॉब्लम है। तो हमें दूसरे को प्रूफ नहीं करना है कि क्या है, क्या सही है, क्या नहीं। पहले आप खुद को ठीक करो, और हम ठीक हो गए, हमारे लिए वही बहुत है। तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, पड़े रहोगे उसी तरह बेड पे, क्या करना है किसको, है ना। तो फंडा यही है कि मैं बहुत ज्यादा उसमें किसी को बिल्कुल। जस्टिफाई करने के पीछे नहीं लग जाता हूँ कि ये सही है, ये देखो वो देखो। कोई स्टडी नहीं है इस पे, मैं दिखाता भी नहीं हूँ ना। मैं बहुत ज्यादा कोई आर्टिकल घुस घुस के पढ़ता हूँ कार्निवोर डाइट के कि फेवर में कौन सा आर्टिकल आया, नहीं। वो स्टडी उस तरह से, क्योंकि स्टडी डिजाइन जैसी होनी चाहिए ना, रैंडमाइज्ड, वेल कंट्रोल्ड, जहाँ पे तुम हर एक इंडिविजुअल को सुपरवाइज करोगे कि कौन क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है, क्योंकि सभी का सब कुछ सेम होना चाहिए, कहीं से भी कुछ वेरिएशन नहीं होना चाहिए। वैसा तो हो नहीं रहा है। हम अपने घर में कुछ भी खा रहे हैं और कह रहे हैं कार्निवोर डाइट कर रहे हैं। तो वैसे वैसे ऑब्जर्वेशन पे सब अपना अपना सर्विलेंस देते हैं कि हमने ये खाया, ये खाया, और उस तरह से डेटा को डिराइव किया जाता है, और फिर जाके बोलते हैं कि भाई कार्निवोर डाइट पे ये हो गया, क्योंकि कौन क्या खा रहा है ये कोई किसी को देख नहीं रहा है ना। तो इसे बोलते हैं एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी। और ये सारे स्टडीज जो है मार्केट में है हर जगह, इंटरनेट पे भी। तो अगर कार्निवोर डाइट पे भी कोई स्टडी है तो मोस्टली इसी तरह की स्टडीज है। तो क्यों देखना उसके, अगर रिजल्ट्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमें क्या करना है। हमें पर्सनली ये डाइट कभी प्रॉब्लम नहीं किया, मिलियंस ऑफ पीपल के लिए ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो हम, क्या जरूरत है हमें किसी और एक स्टडी को देखने का, किसी को प्रॉब्लम तो कर नहीं रहा है। बस स्पेक्यूलेशन है कि हाँ, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल है इसमें बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट है तो हार्ट डिजीज हो जाएगा। तो स्पेक्यूलेट करते रहो ना भाई, बैठ करके करते रहो स्पेक्यूलेट। किसी को कुछ हो नहीं रहा है, बस बैठ के करते रहो कि 10 साल बाद हार्ट डिजीज होगा, सही 20 साल बाद हार्ट डिजीज होगा। पता चला कार्बोहाइड्रेट खाते ही हुए उससे पहले ही हार्ट डिजीज होकर के हार्ट अटैक होकर कोई और मर गया, जो बोल रहा था वही मर गया। तो ये सब प्रॉब्लम है। इसलिए ये सब नहीं सही करना है, बात। एविडेंस नहीं ढूंढना है। तुम बीमार हो, तुम एक पेशेंट हो, तुम्हारा काम है नए चेंज की तरफ बढ़ना। कर लिए, दुनिया की सारी चीजें कर लिए, एम्स चले गए, पीजीआई चंडीगढ़ चले गए, निमहांस चले गए, कुछ नहीं हुआ कहीं जाकर। अब क्या करो, अब बैठ करके तुम वो करो जो किसी ने नहीं बोला करने के लिए, वहीं से कुछ होगा जो होना होगा। क्योंकि जो सब कुछ कर रहे हैं उनके पास भी रिजल्ट नहीं है, जो सब कुछ बताया जा रहा है करने के लिए फिर भी रिजल्ट नहीं है। तो चलो अब वो करो जो नहीं बताया जाता है करने के लिए,
या बताया भी जा रहा है तो बहुत कम लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। तो वो चीज़ करो, देखो मिलता है कि नहीं। मिला तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी मिला तो क्या खोए, जितना खोना था वो तो सही खो बात। के बैठे ही हो। तो अगला सवाल सर मेरा आपसे ये है कि कुछ ऐसी सक्सेस स्टोरीज पेशेंट्स की, या कोई केस स्टडी आपने जो एक्सपीरियंस करी हो कार्निवोर डाइट में, या फिर आपने मेडिकल प्रैक्टिस के दौरान जो भी एक्सपीरियंस हो आपका कार्निवोर डाइट से रिलेटेड, जो पेशेंट्स आपने ट्रीट किए हो, उनके बारे में थोड़ा अवेयर करिए जैसा कि प्लीज़। मैंने बताया था पहले भी रघु कि दो पेशेंट जो थे सीकेडी पेशेंट्स, क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स, दोनों ने हम्म। मतलब एक्चुअली एक पेशेंट ने हम्म। तो कार्निवोर डाइट नहीं फॉलो किया, लेकिन बेसिकली उन्होंने क्या किया, एग्स को इंक्लूड किया क्योंकि वो वेजिटेरियन थे पहले। तो वो कार्निवोर स्टोरी एक्चुअली नहीं है, हम्म। वो स्टैंडर्ड मतलब एक लो कार्ब स्टोरी मैं कह सकता हम्म। हूँ उसको। कार्निवोर स्टोरी एक ये है, जो सेकंड जो सीकेडी केस है हम्म। हमारा, जो डायबिटिक थे और किडनी का क्रिएटिनिन उनका ऑलमोस्ट 2 की ओके। तरफ लगभग चला गया था, 1.8 समथिंग था, और 1.5 मंथ्स में वो 1.2 1.1 हो गया इस तरह से। और एक डिप्रेशन हम्म। की एक पेशेंट थी, वो ठीक हुई। और वो एक्चुअली मेरी मैडम ही थी, मतलब जब मैं एमबीबीएस के बाद इंटर्नशिप कर रहा था तो वो वहाँ पे ऑप्स गाइनी में पीजी रेसिडेंसी कर रही थी, गाइनोकोलॉजी में। तो उनको मैं तब से जानता हूँ, ओके। और उन्होंने मुझे मैसेज किया था फेसबुक पे कि ऐसा ऐसा मेरे साथ इशू है। तो वो की थी फॉलो, काइंड ऑफ कार्निवोर काइंड ऑफ ही डाइट को वो फॉलो की थी, और उन्होंने अपना डिप्रेशन और प्लस 40 kg समथिंग लूज़ की थी वो उस डाइट पे। हम्म। आर्थराइटिस का मैंने बताया। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि पर्सनल एनेक्डोट्स आपके पास तब होगा जब आपके पास क्लाइंट आएंगे और बोलेंगे कि मुझे कार्निवोर डाइट करना है। लेकिन जितना मैं देख पा रहा हूँ कार्निवोर स्टोरीज, क्योंकि कार्निवोर हम्म। सक्सेस स्टोरीज अब बहुत जगह है, क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर आप हो तो आपको दिख जाएगा। कार्निवोर सक्सेस स्टोरीज का मतलब कोई लिमिट नहीं है। तो बिल्कुल। ज़रूरी नहीं, एग्जैक्टली exactly, ऑटो इम्यून क्योंकि कंडीशंस वही में तो चाहिए। एकदम क्योंकि इन परफेक्टली काम जनरल भी करता है। बॉडी को डेली बेसिस पे उसी हम्म। पैटर्न पे डाइट चाहिए। तो अगर आप उस पैटर्न पे डाइट नहीं ले रहे हो तो आपको मे बी, अगर आपको ऑटो इम्यून डिजीज अगर हो गया, तो कहने का मतलब है आप बैक टू उस स्विच कर जाएं उस डाइट पे, जो डाइट आप ऑलरेडी नहीं ले रहे थे, जो लेना था आपको फर्स्ट प्लेस पे। ये मतलब होता है इसका, और कुछ नहीं मतलब है कि आपका ऑटो इम्यून डिजीज हो गया तो कार्निवोर डाइट ट्रीटमेंट है, और जब ऑटो इम्यून डिजीज ठीक हो जाए तो फिर आ जाइए आप स्टैंडर्ड बैलेंस डाइट पे। ये मतलब नहीं है कार्निवोर डाइट का। कार्निवोर डाइट का मतलब है, ओके। कार्निवोर डाइट आपको ये बार बार बता रहा है कि क्योंकि हम्म। आप इस डाइट को आप ओरिजिनल स्पीशीज स्पेसिफिक डाइट नहीं समझ रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, तभी आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। और आपकी बीमारी का सॉल्यूशन भी फिर इसी डाइट से है, क्योंकि यही डाइट आप नहीं कर रहे थे पहले, और कुछ नहीं। हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि आपको कार्निवोर ही करना पड़े हर डिजीज के लिए, हो सकता है स्टैंडर्ड कीटोजेनिक डाइट पे आपका अदर सिचुएशन भी आपका रिजॉल्व हो जाए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कार्निवोर डाइट आपके लिए ऑप्टिमल नहीं है। उसका बस यही मतलब है कि हो सकता है कि आपकी डिजीज की सिवियरिटी उतनी नहीं थी कि उसका रिक्वायरमेंट अल्टीमेट सिर्फ कार्निवोर ही था। क्योंकि आपका डिजीज जितना ज़्यादा सीवियर होगा, क्रॉनिक होगा, प्रोलॉन्ग्ड होगा, तब जाकर के वो कहीं ना कहीं नेसेसिटेट करेगा कि आपको अब कार्निवोर ही अब आपको वो सक्सेस दिला सकता है। अब वो स्टैंडर्ड कीटो डाइट में वो बात नहीं है करने को, बहुत ज़्यादा वो अब आप कुछ कर नहीं पाएगा स्टैंडर्ड कीटो भी। ये इशू है बस। तो आपको समझना है कि अगर आप अर्ली स्टेज में अगर मे बी आप इंटरवीन करो स्टैंडर्ड लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे भी, तो हो सकता है आपका कंडीशन रिजॉल्व हो जाए, डिपेंडिंग ऑन दी मतलब मेडिकल कंडीशन। क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज में तो कार्निवोर डाइट ही मोस्टली काम करता है, इफेक्टिव है। ऑटो इम्यून डिजीज में नहीं काम करता है स्टैंडर्ड कीटोजेनिक डाइट। लेकिन अगर डायबिटीज़ हम्म। है, ओबिसिटी है, फैटी लिवर है, सिंपली डिप्रेशन भी है, तो उस पर भी काम करता है ठीक ठाक, मतलब स्टैंडर्ड कीटो डाइट भी काम कर जाता है। तो बेसिकली ये सब समझना है। तो मेरा ये मानना है कि जब तुम्हें पता नहीं है कि स्टैंडर्ड कीटो काम करेगा कि नहीं, तो भाई अल्टीमेट ही जो रूट है उसी को फॉलो करो ना, अल्टीमेट राउट की तरफ ही जाओ। अल्टीमेट राउट कार्निवोर डाइट ही है। अगर कार्निवोर डाइट वर्क कर गया तो समझो हो गया, फिर बात खत्म। फिर क्या सोचने की जरूरत है कि स्टैंडर्ड कीटो से भी ठीक हो जाता। क्या करना है, ठीक हो गया ना।
बस अल्टीमेट राउट को पकड़ो, क्योंकि सफरिंग तुम्हारी इतनी लंबी थी। अब यहाँ पे ट्रायल एरर मत करो कि चलो पहले स्टैंडर्ड कीटो करते हैं फिर कार्निवोर करते हैं, ये सब मत करो। अगर कर सकते हो तो हम्म। कार्निवोर मतलब गो टू है डेफिनेटली, मेरे हिसाब से वही करना चाहिए किसी को भी। और वहां पे ये सब मत देखो कि ओके। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जैन हूँ, तो मैं ये हूँ वो हूँ, मैं इस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। ट्रूली अगर तुम अपनी बीमारी को ठीक करना चाहते हो तो वो वो खाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं एग्जैक्टली। है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ अभी भी बहुत सारे पेशेंट्स मेरे स्टोरीज को बिल्कुल। देख रहे हैं, प्रीवियसली जो इनरोल हुए थे, किसी वजह से बीच में उन्होंने नहीं किया या ड्रॉप कर दिया करना, जो भी है उनके साथ जो भी मजबूरी रही हो, तो वो फिर से सोच भी रहे हैं, तो बस सोच ही रहे हैं, कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि खाना तो पड़ेगा, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है, पता नहीं क्या अलाउ नहीं कर रहा है उनको हम्म। खाने से। तो यही प्रॉब्लम है। तो मैं बस यही फीड करना चाह रहा एग्जैक्टली। हूँ लोगों के दिमाग में अपने पोस्ट से, स्टोरी से, कि भाई खाना तो यही पड़ेगा, जीना है अच्छे से तो सीख लो खाना, बस और कुछ सही। नहीं। बहसबाजी करने से कोई फायदा नहीं है मेरे से। तो अब अगला सवाल सर मेरा आपसे ये है कि आप ये कैसे इंश्योर करते हैं जो इंडिविजुअल फॉलो कर रहे हैं कार्निवोर डाइट को, वो अपनी सारे न्यूट्रिशनल नीड्स फुलफिल कर रहे हैं विदाउट इंक्लूडिंग प्लांट बेस्ड। हालांकि ये आपने रिपीट कर चुका है, बट एक फिर भी एक जनरल पॉपुलेशन के लिए नोमैड लैंग्वेज में प्लीज एक्सप्लेन कर कार्निवोर दीजिए। डाइट पे मतलब जैसा मैंने बताया कोई न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी तो होती नहीं है। प्लांट बेस्ड डाइट पे आप जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो सारा कुछ खा रहे हम्म। हो, कलरफुल जो भी फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स हैं, क्योंकि कलर वाली चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हम्म। लोग मार्केटिंग करते हैं इसकी कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की चीज़ें आप खाइए। हम्म। उसमें डिफरेंट डिफरेंट बायोफ्लेवोनॉइड्स, पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो एग्जैक्टली। एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, एंटी कैंसरस होते हैं, ये वो वगैरह वगैरह बताते हैं। उसको भी डिबंक करूंगा मैं बहुत अच्छे हम्म। से अपने एक वीडियो में। हम्म। एंटीऑक्सीडेंट पे मुझे वीडियो बनाना था, थोड़ा पर्सनल घर के लेवल पे थोड़ा सा मैं बिजी हो गया, तो हम्म। उसको बना नहीं पाया। मैं बहुत जल्द बनाऊंगा उस पर वीडियो, और एंटीऑक्सीडेंट को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि बाहर से जो बिल्कुल। भी हम एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं वो क्यों ज़रूरी नहीं है हमारी बॉडी के लिए, जो भी हो। इवन विटामिन सी, ओके। बाहर से ये सब टैबलेट वैबलेट के फॉर्म में बहुत ज़्यादा हम्म। खाने की ज़रूरत नहीं है हमें। बहुत ज़्यादा ले रहे हैं हम लोग ये सब चीज़, ज़रूरत नहीं है। और प्रॉब्लम कर रहा है वो, एक्चुअली वो पता नहीं है आपको कि वो प्रॉब्लम आपको विटामिन सी से आ रहा है, यही है। क्योंकि जिस चीज़ को आप हेल्दी मान के खाते आ रहे हो ना, करते आ रहे हो, वही प्रॉब्लम कर रही है। तो आपको समझ में नहीं आता है। आपको तो हम्म। ऐसा लगता है कि मैं तो डेली एक लिम्सी खा रहा हूँ 500 मिलीग्राम का, या सेलिन खा रहा हूँ विटामिन सी टैबलेट, तो ये तो बहुत हेल्दी चीज़ है, एंटीऑक्सीडेंट है। तो अगर आपको कोई इशू हो रहा है तो आप कभी भी उसको एड्रेस नहीं कर पाओगे कि ये प्रॉब्लम आपका विटामिन सी के इंटेक से आ रहा है, क्योंकि वो तो हेल्दी है, आप दिमाग में बिठा के रखे हो, वो तो निकलेगा नहीं ना दिमाग से। जब तक सोशल मीडिया पे मुझे 100 से 200 बार बोलते हुए नहीं सुनोगे तब तक कहाँ बिल्कुल। निकलने वाला है दिमाग से। तो इसलिए प्रॉब्लम ये है कि साइंस को सही समझने के बात। लिए मुझे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। नहीं फॉलो करोगे तो सीख ही नहीं पाओगे कभी, किताबों में ढूंढते रह जाओगे, बिल्कुल। पन्ने पलटते रह जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा कभी। तो यही यही सब इशू है। तो वही बता रहा हूँ कि प्लांट बेस्ड डाइट में न्यूट्रिएंट्स बहुत हैं सारे आइटम्स में, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, लेकिन ह्यूमन बॉडी उसको एक्सेस नहीं कर पाती है, अपने सेल के लिए वो एसिमिलेट नहीं कर पाती, यूज नहीं कर पाती है उसको। एब्जॉर्ब भी होगा, क्योंकि लोगों को ये समझना होगा कि एब्जॉर्प्शन हम्म। और एसिमिलेशन में फर्क होता है। एब्जॉर्ब होने का मतलब है कि आपकी बॉडी, आपने जो खाया वो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब होगा और वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगा, ठीक है। ब्लड स्ट्रीम से एंटर होने के बाद सेल के पास भी जाना होता है न्यूट्रिएंट्स को, बिल्कुल। ब्लड में नहीं फ्लोट करते रहना है उसको बस। तो ब्लड स्ट्रीम हम्म। से सेल तक जाने को ही एसिमिलेशन हम बोलते हैं। तो एब्जॉर्ब अगर हो भी जा रहा है तो एसिमिलेट नहीं हो रहा है प्रॉपर। जितने भी प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट्स हैं, वो विटामिन हो, मिनरल्स हो, कुछ भी हो, ब्लड में जाना हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ। टारगेट तो हमारा है सेल को मिलना चाहिए ना।
तो सेल के पास जा नहीं रहा है वो, क्योंकि प्लांट बेस्ड फूड है मोस्टली। तो जितने न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट्स के, हमारी बॉडी उसको एक्सेस नहीं कर पाती, ले नहीं पाती, उससे एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाती। बॉडी में पहुंच भी गया फिर भी उसको यूज नहीं कर पा रही। तो ये प्रॉब्लम है। तो जितनी डेफिशिएंसी है आपकी, जितने तरह की डेफिशिएंसी है, वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हुए ही होगी। आपको प्लांट्स में वो न्यूट्रिएंट्स रहेगा फिर भी आपको डेफिशिएंसी हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि जिस प्लांट्स को हमने खाया उसमें वो न्यूट्रिएंट्स बहुत थी, एग्जैक्टली। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, उसको आपकी बॉडी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगी उससे। तो प्लांट्स, इसलिए मैं बोलता हूँ प्लांट्स का जो न्यूट्रिएंट्स है ना, वो प्लांट्स के लिए है, बिल्कुल। वो हमारे लिए नहीं है। प्लांट्स के अंदर भी बायोकेमिकल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं, और वो उसके लिए वो सारा कुछ है। वाइटामिन उसमें है, मिनरल्स है, उसको भी चाहिए वो सब, वो भी तो लिविंग थिंग ही है ना। तो वो उसके लिए, उसको खाकर हम हेल्दी नहीं रह सकते हैं कभी भी। लॉन्ग टर्म हेल्थ नहीं आएगा कभी भी उससे। ओके। सर्वाइवल फूड है वो, तो जो स्टारवेशन फूड हम कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फूड हमारा एनिमल है, प्लांट जी। हम सब हम्म। सबसिस्टेंस के लिए हम यूज कर सकते हैं उसे, प्लांट्स को, कि जब एनिमल नहीं हो हमारे आसपास देन हम प्लांट्स को यूज कर सकते हैं, जो भी आसपास में मिलता है खा करके। ये चीज़ है। तो सवालों का सिलसिला अब यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि इसके और भी सब टॉपिक्स हैं जिनको हम अलग से सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं, रिलेटेड टू कार्निवोर डाइट, मिथ्स एंड सो मेनी डिफरेंट टॉपिक्स। तो अगर आप को कुछ भी डाउट है, व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट है, तो आप प्लीज़ डॉक्टर किचले को कंसल्टेशन के लिए कांटेक्ट करिए। इनका कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, इनको सोशल मीडिया पर फॉलो करिए, इनके चैनल को विजिट करिए। उस पर भी डिफरेंट टॉपिक्स हैं, जो आपके डाउट हैं, मिथ्स हैं रिलेटेड टू कोलेस्ट्रॉल, किडनी, हार्ट, डायबिटीज़ के लेवल पे, सारे कुछ इन्होंने डिस्कस किया हुआ है काफ़ी डिटेल में, जो कि आपको इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी में मुझे तो नहीं लगता किसी ने ऐसे टॉपिक्स को कवर किया है इतनी डिटेल में। तो प्लीज़ सर को फॉलो करिए, और कुछ भी आपका डाउट हो कमेंट करिए, वी वुड लव टू आंसर दैट। क्यों सर, आप कुछ कहना नहीं, चाहेंगे तो सारा प्लीज़ कुछ कह ही कीजिए। दिए रघु। बाकी तो मुझे जो कहना है मैं अपने पर्सनली यूट्यूब वीडियो में बोल ही देता हूँ, और आज भी बहुत कुछ बोल गया। और डिटेल्ड जो एक्सप्लेनेशन है, जो एक जो जी मिसकॉन्सेप्शन है ना रिगार्डिंग कार्निवोर डाइट, उसको हम एक सेशन में उसे कवर अप कर लेंगे अच्छे से, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के जी। साथ। और अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छे अच्छे टॉपिक्स तो मुझे अभी लाने ही है अपने चैनल पे। तो इसी तरह से सिलसिला चलता रहेगा हमारा, और डिबंक करते बिल्कुल रहेंगे बिल्कुल। इसी तरह मिथ्स को। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपका ये टाइम देने के लिए अपना कीमती। और आई होप ये व्यूअर्स भी समझेंगे आपकी जो क्रेडेंशियल्स हैं, उसको ट्रस्ट नहीं करेंगे सारी चीज़ें, नहीं और नहीं, काफ़ी सपोर्ट भी क्रेडेंशियल्स करेंगे। क्रेडेंशियल्स को तो ट्रस्ट थैंक यू करना सो ही नहीं मच। होता है रघु। ये तो बड़ा डेंजरस है। हाँ, क्रेडेंशियल्स ओके। को अगर ट्रस्ट करने बैठ जाओ तब तो मुझे ट्रस्ट मत करो, क्योंकि मेरे पास क्रेडेंशियल बहुत ज़्यादा नहीं है। और अगर क्रेडेंशियल्स को ट्रस्ट करना है तो फिर दूसरे डॉक्टर्स के पास रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, ये इशू है। तो मेरा यहाँ पे बहुत अच्छा, तुम एक मतलब कॉम्प्लीमेंट मुझे दे दिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं उसे एज अ कॉम्प्लीमेंट लेता नहीं हूँ, क्योंकि जिस क्रेडेंशियल को लोग ओके। यूज़ करते हैं ना खुद को मार्केटिंग करने में, एड खुद को प्रमोट करने में, वो क्रेडेंशियल का रोल मार्केट में इसलिए है क्योंकि पब्लिक के माइंड में ये बैठा हुआ है कि अगर कोई 50 डिग्री लेकर के बैठा है तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट है बंदा, बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड उसे हम नहीं कहते हैं। क्वालिफाइड वो एक थियोरेटिकल चीज़ है, क्योंकि उसके पास डिग्री है और उसके पास वो आ गया, जो भी है, अवॉर्डी है, जो भी है। तो क्योंकि वो चीज़ उसे मिल गया है तो हम एक मान लेते हैं कि वो बहुत बड़ा स्कॉलर होगा, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली देख नहीं रहे हैं हम, हो नहीं रहा वैसा। प्रॉब्लम क्या है कि जिस एकेडमिक्स को पढ़ करके हमने डिग्री ली, वो पूरा एकेडमिक्स ही एकदम बास्टर्ड्स है, बास्टर्डाइज है एक्चुअली। और इसके पीछे सारे बास्टर्ड्स हैं, इसीलिए एकेडमिक्स बास्टर्डाइज हो गया। तो उसको पढ़ते हुए अगर सुपर स्पेशलिस्ट गोल्ड मेडलिस्ट बन जाता है कोई डॉक्टर या डाइटिशियन, कोई पीएचडी अगर हो गया होल्डर, और बहुत अच्छा कुछ कर गया उसमें, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत जान गया।
वो तो मिसमैनेजमेंट का एक्सपर्ट हो गया वो, क्योंकि गलत चीज को जानने में गोल्ड मेडल ले लिया है वो, ऐसे समझना है। वो सही चीज सीखता उसके बाद गोल्ड मेडल लेता, तब तो हम क्रेडिट देते ना, उसके क्रेडेंशियल को ट्रस्ट करते। लेकिन यहाँ तो प्रॉब्लम ही हमारा एकेडमिक्स है। तो एकेडमिक्स को पढ़ करके अगर कोई क्रेडेंशियल किसी के पास है, कोई डिग्रीज है, सर्टिफिकेट्स है, तो अगर हम उसको ट्रस्ट करने लगेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देख रहे हैं ट्रस्ट करके क्या मिल रहा है लोगों को, कुछ फायदा नहीं है। तो इसलिए मैं एकेडमिक्स वगैरह छोड़ दिया, इसलिए मैं परसू नहीं किया फर्दर एजुकेशन। लीस्ट इंटरेस्टेड हूं मैं, कोई फैसिनेशन नहीं है मुझे डिग्री दिखाने की लोगों को कि मैं क्या हूं क्या नहीं हूं। मेरा यह कहना है कि मैं जो बोल रहा हूं वो तुम्हारे माइंड को स्ट्राइक कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो हो सकता है कर जाएगा, और अभी नहीं कर रहा है तो समझो बहुत बुरी हालत है तुम्हारी, दिमागी दिमागी हालत बहुत खराब है, इसलिए नहीं कर रहा है। और उम्मीद करता हूं कि करेगा। और जिनको कर रहा है वो मुझसे कभी नहीं पूछता कि तुम किस चीज के डॉक्टर हो, कितना पढ़े हो, कितना क्या किए हो, क्योंकि उसे मेरी बात लॉजिकल लगती है, वो मेरी बात को समझ पाता है। अगर फॉलो करता है मेरी बातों को सुन करके, वो एक्सपीरियंस उसे मिलता है बढ़िया, तो उसे लगता है कि ये डॉक्टर तो सही है। क्या करना है मुझे देख करके कि ये इसके पास क्या डिग्री है, इसके बैकग्राउंड को कोई नहीं करता चेक। आपके पास जो आपके पास जो सही बात। आपका कंटेंट है उसे डिलीवर करो, और अगर उसमें दम होगा तो वो पब्लिक लेवल पे वो चेंज आएगा उस पर, उसकी वजह से। और अल्टीमेटली वही चाहिए होता है। यहाँ पे क्या है कि कुकुर मुत्ते की तरह यहाँ पे डॉक्टर सब डिग्री लेकर के मार्केट में बोर्ड टांग देते हैं कि मैं ये गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, मैंने यहाँ पे एम्स में एसआरशिप किया तो ये किया वो किया, पेशेंट ठीक ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब तो सही बात। मेरा यही कहना है कि अब क्या देखोगे भाई, अब कहाँ बोर्ड पे अब गोल्ड मेडलिस्ट ये सब देख रहे हो, छोड़ दो, सब दिमाग से निकाल दो। मैं कंटिन्यूसली इसीलिए सर्टिफिकेट्स, डिग्रीज, इन सारी चीज़ों को चैलेंज करता हूँ, क्योंकि ये ब्रेन वॉशिंग हुआ है लोगों के साथ। आज की डेट में डॉक्टर्स इतनी पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर्स को पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है, मैं बता रहा हूँ। डॉक्टर्स बहुत फ्रस्ट्रेटेड प्राणी होते हैं। डॉक्टर्स को पढ़ने लिखने में कोई मन नहीं लगता है, इतना कोई नहीं पढ़ना चाहता है। ये सब आपके विल के अगेंस्ट वाली चीज़ है ना। आपकी पूरी ज़िंदगी आप पढ़ते पढ़ते पूरा 30 साल निकल जाता है आपका, पूरा 40s में जाने लगते हो, तब तक पता चलता है आप कुछ ना कुछ डिग्री ले रहे हो। तो एक्चुअली डॉक्टर्स पढ़ इसलिए रहे हैं ताकि वो मार्केट में सर्वाइव कर सकें। एक डॉक्टर अगर प्लेन एमबीबीएस होगा तो वो मार्केट में, शहर में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, पेशेंट नहीं आएगा उसके पास। तो अब आप क्या करोगे? अब आप एमडी करोगे, पीजी डिग्री लोगे, कुछ भी करोगे, या डीएनबी करोगे जो पीजी के इक्विवेलेंट है। तो वो करने के बाद भी आपको लगता है कि अभी भी मैं शहर में टिक नहीं सकता हूँ, तो अब चले जाओगे डीएम करने। अब दिखाओगे कि मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ, तो वो किडनी स्पेशलिस्ट हूँ, जो किडनी को लेके बैठ जाएंगे और फिर एक हार्ट को लेके बैठ जाएंगे समय के साथ। तो ये सब कर करके दिखलाना है सही आपको, बात। पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना है कि मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ, अगर हार्ट का प्रॉब्लम है तो मेरे पास आओ। किसका हार्ट ठीक हो जाता है भाई? अगर आप हार्ट के पेशेंट हो और हार्ट स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हो, तो कौन सा हार्ट का आपका कंडीशन ठीक हो जाता है? मैं सर्जिकल कंडीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक टिपिकल एक मेडिकल कंडीशन की बात कर रहा हूँ, जो हार्ट अटैक वाला सिचुएशन है। अगर कई करेक्टिव सर्जरी की जहाँ पे ज़रूरत है वो तो सही बात है, वहाँ पे डॉक्टर्स का एक रोल है, कार्डियोथोरेसिक सर्जन की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ पे कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे कौन सा हार्ट स्पेशलिस्ट है जो हार्ट को बेहतर करने के लिए बैठा हुआ है किसी के? उसकी पढ़ाई ऐसी है जो हार्ट को बेहतर कर दे? नहीं। तो अब क्या देखने को रह गया? कोई फायदा है? तो अब वो देखो जो जहाँ पे जिससे पेशेंट बेहतर होता है। तो सोशल मीडिया का ज़माना है, जैसा मैं बता रहा हूँ ना, इसीलिए कि अब पढ़ाई लिखाई, तुम्हें जो भी पढ़ाई करनी है, एक एक्सपोजर, पब्लिक के पास एक एक्सपोजर होना चाहिए कि तुम्हारे पास क्या है, तुम अपना दिखाओ। इसलिए मैं सोशल मीडिया पे आया हूँ, क्योंकि अगर मैं सोशल मीडिया पे नहीं आता तो मुझे और भी कोई नहीं जान रहा होता। तो
अगर मेरे पास टिपिकल कन्वेंशनल विजडम नहीं है मेरे पास, अगर, तो मुझे, मेरे पास जो भी विजडम है, जो भी कंटेंट है मेरे पास, तो मुझे कहीं तो डिलीवर करना होगा ना। तो मैं अपने तरीके से डिलीवर करता हूँ, और क्योंकि मुझे अटेंशन भी चाहिए, तो थोड़ा बहुत इधर उधर क्रिटिसाइज भी करना शुरू करता हूँ डॉक्टर्स को। तो ये ज़रूरी है, और सोशल मीडिया वाली चीज़ ऐसी ही चलती है, इसमें कोई सही बात। एथिक्स और ये सब नहीं होता है कि तुम ऐसे नहीं बोल सकते हो, उसको ऐसे नहीं बोल सकते हो, तरीका तुम्हारा, तुम बहुत गलत है, बदतमीज किस्म के इंसान हो। वो सब चीज़ यहाँ पे अप्लाई नहीं होता ना। मैं इंस्टीट्यूशन में थोड़ा ना बैठा हुआ हूँ और किसी प्रोफेसर से ऐसे बात कर रहा हूँ, नहीं। ये सोशल मीडिया वाली चीज़ है। सोशल मीडिया को सोशल मीडिया के जैसा लो, और मेरे से बेनिफिट लो जो मैं बताना चाह रहा हूँ। इसके पीछे मत जाओ कि मैं कैसे बता रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। तुम्हारा बिजनेस है, तुम एक पेशेंट हो, तुम मेरे से इलाज लो, और ये मत सिखाओ कि मुझे कैसे क्या करना है काम। ठीक है? तो इसलिए मैं बोला कि क्रेडेंशियल को नहीं देखना है, वो सब सब दिमाग से निकालना है, क्योंकि वो सब ब्रेन वॉशिंग है। क्रेडेंशियल देख देख के तुम लोग एकदम बहक गए हो, सब लोग गलत रास्ते को पकड़ लिए हो, डॉक्टर के पास चले जाते हो, सुपर स्पेशलिस्ट, सब पूरा गेम तुम लोग का बैंड बजा के रखे हुए पेशेंट सबका। तो जाते जाते एक बहुत खूबसूरत ज्ञान दिया आपने जिससे मुझे नहीं लगता है नहीं, काफ़ी इसको तो, लोगों की आंखें खुल जाएंगी, और आई होप कि लोग इसको इस पार्ट को तो सिंसियरली वायरल समझें। करना पड़ेगा, शॉर्ट्स में डाल डाल के इसको इधर उधर भेज करना पड़ेगा। बिल्कुल। ऐसे नहीं चार होगा। पा- हम्म। 4-5 पार्ट में इसको वही, शॉर्ट्स में अपलोड बहुत करना ज़रूरी पड़ेगा है। अलग अलग प्लेटफॉर्म। तो बाकी टॉपिक्स हम किसी और वीडियोस में सेपरेटली डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी आई थिंक। और थैंक यू सो मच सर वंस थैंक अगेन, यू रघु। और मिलते हैं जरूर, आपसे श्योर। अगली वीडियो में।